नमस्कार। इस वक्त हम काठमांडू नेपाल में हैं। नेपाल जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बीते एक हफ्ते से पूरी दुनिया नेपाल से इसी तरह के खौफनाक मंजर देख रही है। राहत और बचाव कर्मी लगातार इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादातर कोशिशें अब दम तोड़ती हुई दिख रही हैं। नेपाल जहां पर हजारों ऐतिहासिक इमारतें इतिहास बन चुकी हैं, लाखों घर हैं जो कि टूट चुके हैं और लाखों परिवार बेघर बार हो चुके हैं। हजारों लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं और उनके परिवारों में मौत का सन्नाटा है। नेपाल एक हफ्ते पहले तक ऐसा नहीं था। हिमालय की गोद में बसा ये खूबसूरत देश एक हफ्ते पहले तक पूरी तरह से खुश था, लेकिन ठीक एक हफ्ते पहले यहाँ पर भूकंप आया, और ऐसा भूकंप जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। एक सप्ताह पहले आए भूकंप ने अगर नेपाल के लोगों को हिला कर रख दिया, तो उसके साथ ही कई ऐसी नेपाल की ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो गई, जमींदोज हो गई। इस वक्त हम पाटन दरबार में हैं, जहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो श्री कृष्ण मंदिर है। वो तो सही सलामत है, लेकिन उसके साथ का ही मंदिर है जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। ऐसी नेपाल भर में सैकड़ों ऐतिहासिक, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिन्हें अब संरक्षित करने की जरूरत है, उन्हें फिर से खड़ा करने की जरूरत है, संजोने की जरूरत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमको डर लगता है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार के। वसंतपुर का ये दरबार स्क्वायर नेपाल के सबसे प्रमुख विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यहाँ पर अब तक करीब 26 शव निकाले जा चुके हैं, क्योंकि भूकंप ने यहाँ भी भारी तबाही मचाई है। कुल मिलाकर देखें तो इस भूकंप ने नेपाल की कई ऐतिहासिक इमारतों को इतिहास में बदल कर रख दिया। काठमांडू शहर में वक्त जैसे थम सा गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये घंटा घर है, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का त्रिचंद्र कॉलेज का एक महत्वपूर्ण इमारत है, और ये एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में इसको यहाँ देखा जाता है। और भूकंप आने के बाद इस घंटा घर में वक्त जो है वो बिल्कुल रुक गया। ये घड़ी जो है बिल्कुल रुकी हुई है। क्या ये जब भूकंप आया उसी वक्त रुकी थी? ठीक है, वो बहुत भूकंप आए, भूकंप आने के बाद में वो रोकीता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रानी पोखरी, ये जो तालाब है ये भी एक ऐतिहासिक तालाब है। रानियों और उनके परिवार की स्मृति में मंदिर बना है। ये मंदिर भी आप देखेंगे ये भी ध्वस्त हो चुका है। इसमें भी जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पे निशान आप देख रहे हैं, भूकंप के जो है निशान दिख रहे हैं। भूकंप के कारण बिल्डिंग जो है यहाँ पर इसको भी नुकसान पहुंचा है। पच्चीस अप्रैल को नेपाल में आए भूकंप के कहर को देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। हर तरफ से नेपाल की मदद के लिए हाथ उठे, लेकिन भारत सरकार ने मात्र कुछ ही घंटों के अंदर एनडीआरएफ की टीम को नेपाल की धरती पर उतार दिया, ताकि नेपाल की तत्काल सहायता की जा सके। भारत सरकार की तरफ से मदद का जो मैत्री अभियान है अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ चालू है। इस समय हम काठमांडू के शोभा भगवती पुल पर है, और यहाँ पर जो एक बिल्डिंग है वो गिर गई थी जिस समय भूकंप आया था, और इस समय एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं।
माना जा रहा है कि एनडीआरएफ के लिए ये सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि कई दिनों से लगातार इस पूरे मलबे को हटाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। दिन रात एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है, इसके अलावा जो नेपाल पुलिस के लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी खुद मौजूद हैं, जो इस समय काठमांडू में ही कैंप किए हुए हैं और लगातार जो एनडीआरएफ काम कर रही है पूरे नेपाल में उसकी देखरेख कर रहे हैं। सर, अब क्या प्राथमिकता है एनडीआरएफ की? अभी हमारी प्राथमिकता है रेस्क्यू करना और सर्च एंड रेस्क्यू का ये दौर चल रहा है और हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा हम लाइव विक्टिम्स को निकाल सकें। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, शायद जिंदा आदमियों को निकालना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास है। ये हमारा सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन था। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है जो पैनकेक की तरह कोलैप्स कर गया और सारे लेयर्स जो हैं एक लेयर की तरह हो गए और बहुत मुश्किल से इनको हम टेक्निकल इक्विपमेंट्स के द्वारा काट रहे हैं। उनके ऊपर हम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पता चल सके कि डेड बॉडीज़ कहाँ पे हैं। कल हम लोगों ने स्नीफर डॉग्स भी यहाँ लगाया और स्नीफर डॉग्स के माध्यम से हम लोगों ने लोकेट किया कि बॉडीज़ कहाँ हो सकती हैं। मैंने देखा कि स्नीफर डॉग्स ने 4 जगहों पे 4 पॉइंट्स पे उसने बार्क किया और उन चारों पॉइंट्स पे हमें डेड बॉडी मिली। अभी किस तरह से आप कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं? हमारा सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो रहा है नेपाल आर्मी के साथ। नेपाल आर्मी ही डिसाइड करती है कि किस लोकेशन में हम अपने ऑपरेशंस को माउंट करें, because they are the ones who are the local people, they know each terrain, each locality. So हमें टास्किंग की जा रही है और हम जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं नेपाल पुलिस के द्वारा, नेपाल आर्म पुलिस के द्वारा, नेपाल आर्मी के द्वारा। ये सब हमारे जितने जवान हैं वो नेपाल के भी हैं और एनडीआरएफ के भी हैं और इन दोनों का जॉइंट ऑपरेशन है जो हमें बताते हैं कि किस लोकेलिटी में जाके आपको आज रेस्क्यू वर्क करना है। बहुत सारे लोकेलिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें कोई बॉडीज़ नहीं मिल रही हैं, तो हम उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रतिदिन मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी बॉडी कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपका ऑपरेशन होगा। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी, जो खुद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम जो लगातार कर रही है उसे खुद देख रहे हैं। इसे आप कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं या फिर भारत से आई एनडीआरएफ की टीम और नेपाली सेना के हिम्मत और हौसले की जीत भी, कि आज सुनीता सितौला जी हमारे साथ जीवित हैं। सुनीता सितौला जी वो हैं जो कि 33 घंटे तक, जी हाँ 33 घंटे तक भूकंप आने के बाद अपने घर के मलबे के अंदर दबी हुई थी, लेकिन एनडीआरएफ की टीम और नेपाली सेना की जो मिला जुला अभियान था उसमें इनको जीवित उनको बचा लिया गया 33 घंटे बाद भी। सबसे पहले बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है जब लोगों ने आपको बचा लिया? जिस घटना हो गया था जिस टाइम पर, उस टाइम से उनका आवाज़ मेरे को बार बार आया था, कैसे निकालूंगा इसको। एनडीआरएफ की जिस टीम ने इस पूरे अभियान को चलाया था उस अभियान में जो शामिल थे इंस्पेक्टर करमवीर भी हमारे साथ हैं। हमने जैसे इनकी आवाज़ सुनी, क्योंकि हमारे जवान बिल्कुल फुली एक ट्रेंड है और हमें बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते थे कि हम इनको सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं और ईश्वर की कृपा से हमने इनको बाहर निकाला। विदिन जैसे कि हमने अप्रोच बनाई, वहाँ पर इनको सांत्वना देते रहे, सोरिंग करते हुए गए और विभिन्न इक्विपमेंट की सहायता से कटिंग की, लकड़ी वगैरह काटी वहाँ से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक बेड के नीचे दबी हुई थी, ये वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर सकती थी ज़्यादा। जैसे ही हमने वहाँ से लकड़ी हटाई, डेब्रीज हटाई, पीछे लगभग हमें वहाँ पर अप्रोच बनाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास लगे वहाँ पर। सुनीता देवी, जो भारत और नेपाल की जो मैत्री है, जो दोस्ती है, उसकी एक तरह से मिसाल बन गई है। इस समय हम काठमांडू के वसुंधरा जगह पर हैं, जहां पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप अगर मेरे पीछे देखें तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। एक मकान है जो पूरी की तरह कोलैप्स हो गया है, वहाँ से मलबा हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। जब इन्हीं लोग आए, हमारे एक हौसला बढ़ गई कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, हम मतलब हो सकेगा। और एक मतलब इंडियन लोग आप हमारे काम कर रहे हैं, जो कल भी एक लड़की मतलब अच्छी तरह से सही समाधान निकलेगी। और उसके बाद इंडिया सरकार ने जो किया है हमारे नेपाल के लिए और हमारे लिए, मतलब हमें अभी हमारे ऐसा अवस्था हो रहा है, हम बहुत धन्यवाद देते हैं भारत सरकार के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडियन लोग। जब ये नया आया था हमारा दिल गड़बड़ रहा था, जब ये आया इसलिए अच्छे काम किया, मतलब लाइक जितना भी बढ़ती हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सी घर का भी बचाया, हमारा भी दिल का थोड़ा सा हौसला बढ़ा। और भारत सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने जिस तेजी के साथ यहाँ पर ऑपरेशन जो मैत्री यहाँ पर चलाया है और जिसकी वजह से हजारों लाखों जो जिंदगियां हैं वो बचाने का काम किया। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जो लोग हैं
वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो नेपाल आर्मी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दोनों ही मिलकर इस जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दे रहे हैं ताकि जो जिंदगियां अभी बच गई हैं उन्हें सुरक्षित निकाल सकें और जो लोग घायल हो गए उनका अस्पताल में ठीक तरीके से इलाज किया जा सके। भारतीय हेलीकॉप्टर में नेपाली सेना इस वक्त तमाम जो भूकंप पीड़ित इलाके हैं उनके लिए राहत सामग्री जो है लोड कर रही है और यही ऑपरेशन मैत्री है जो कि भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और नेपाली सेना मिल करके चला रही है मानवता के लिए। जो लोग भूकंप के कारण पीड़ित हुए उनके लिए अब तक कितने इलाकों में जो है आप पहुंच चुके हैं? करीब जहाँ पे नुकसान हुआ हम सारे इलाकों में पहुंच चुके हैं और आज तीसरा दिन है तो काफ़ी हद तक काम हो चुका है और अभी काफ़ी काम करने का बाकी है। जब तक काम दिया जाएगा काम करेंगे, यही भारतीय सेना का जज्बा है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना पूरे जज्बे के साथ इस ऑपरेशन मैत्री में लगे हुए हैं। पीड़ित लोग हैं उनको अस्पताल तक उनको चिकित्सा के लिए पहुंचाने की काम जो है इस यूनिट ने संभाल रखा है। सर कैसे ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में बताइए। लगभग 150 से 200 लोगों को हम लोग सिर्फ इसी जहाज से हमने बचाव किया है और साथ में उन लोगों को उनका जो दवाई सामग्री ये सब भी पहुंचाया है, खाने का सामान भी पहुंचाया है। सबसे इसमें चुनौतीपूर्ण काम क्या है इस पूरे ऑपरेशन में? सबसे इसमें चुनौतीपूर्ण काम में कि जो यहाँ पे हेलीपैड्स हैं वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं है और छोटे छोटे गाँव में है, तो उन हेलीपैड्स पे जाके लैंड करना और फिर वहाँ से लोगों को लेके आना सबसे चुनौतीपूर्ण काम मुझे यही लगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से काठमांडू में जो ये पूरी जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं एयर कमोडोर सुरेश साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये कितना बड़ा ऑपरेशन है और किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में बताएं। जिस दिन भूकंप हुआ था उसी दिन से हमारा एरोप्लेन राहत सामग्री लेते हुए आ गए और एनडीआरएफ टीम वगैरह जो इनको रेस्क्यू कर सकते हैं उनको लेके आया। जहाँ तक हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन है वो परसों से हम लोगों ने शुरू किया। नेपाल में भारत का ऑपरेशन मैत्री अभियान जारी है। भारतीय सेना नेपाल के लोगों की हर संभव मदद करने और राहत पहुंचाने के काम में लगी हुई है। भारतीय सेना नेपाल के दूर दराज के इलाकों में भी राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। कोशिश है कि दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। भूकंप में जिंदा बच गए लोगों को खाने पीने सहित जरूरी चिकित्सा की सुविधा भी सेना की तरफ से लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी सड़कों को फिर से शुरू करने के लिए भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टीमें क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण कर यातायात को सुचारू बनाने में जुट गई हैं। सेना भूकंप की चपेट में आने से जर्जर हुए घरों के पुनर्निर्माण में भी स्थानीय लोगों की सहायता कर रही है। भूकंप प्रभावित दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए सेना की मेडिकल कोर ने नेपाल में जगह जगह चिकित्सा शिविर लगाए हैं जिनमें घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। नेपाल से भारत लौटे भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भी सीमा के निकट चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। भूकंप की मार झेल रहे और मुसीबत में फंसे लोगों के दर्द को कम करने और आंसुओं को पोंछने के लिए भारतीय सेना हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। नेपाल में भूकंप के बाद जिस तेजी के साथ मैत्री अभियान चलाया गया, ये उस अभियान की सफलता का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हालांकि ये अभियान अभी भी जारी है। जब तक नेपाल के अंदर एक भी आदमी असुरक्षित रहेगा उसे निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। पूरे नेपाल में आप जहां कहीं भी जाएंगे इस तरह के विस्थापित शिविर आपको हर जगह नजर आएंगे। नेपाल सरकार का मानना है कि इस भूकंप के कारण करीब 1.5 लाख पक्के मकान जमींदोज हो चुके हैं। इसके अलावा लाखों मकान ऐसे भी हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और वहां पर किसी का भी रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सुरक्षित इस तरह के कैंपों में रहना भी नहीं है।
यहाँ की जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन करें तो करें क्या। लाखों परिवारों ने आज इस तरह के विस्थापित शिविरों में शरण ले रखी है और यहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो मजबूर हैं। कोई इधर धंस गया, कोई उधर धंस गया, जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बस गया। और लोगों के बसते बसते देखते ही देखते काठमांडू की ये विस्थापित जो इलाका है, ये धीरे धीरे लोगों के बसते बसते एक छोटी सी बस्ती में तब्दील हो गया है। बहुत मुश्किल है ये जिंदगी, लेकिन फिलहाल लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इस छोटे से टेंट के भीतर 20 लोग रहते हैं। जब रात को सर्दी बढ़ती है तब, और जब बरसात होती है, ये पूरा परिवार इस टेंट के अंदर अपने आप को इस टेंट के भीतर समेट लेता है। दिक्कत ये है, ये जो परिवार है इसके साथ दोहरी ट्रेजेडी हुई है। काठमांडू शहर में ये एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहते थे, वो टूट गया। काठमांडू से कुछ दूरी पर गांव में इनका घर है, वो भी टूट गया। मुश्किल ये है कि जाएं तो कहां जाएं। घर उखड़ लूंगा पर था, गांव का वो विलेज का टूट गया, नहीं रहा। अब तो किराए का है, सब तार का हुआ, बिगड़ गया घर, रहने के लिए अच्छा नहीं है। अब सोच लेंगे कहाँ पर रहेंगे, अब मालूम नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। अब नेपाल को जो बड़ी जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है, वो इस तरह के जो टेम्परेरी जो मेकशिफ्ट जो टेंट्स होते हैं उनकी जरूरत है। आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और लोग अब अपने घरों से निकलकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा खुला इलाका है और ऊपर एक शेड डली हुई है कि अगर भूकंप के कोई झटके आते हैं तो कम से कम इनकी जो जान की है वो सुरक्षा हो सके। यहाँ क्यों रह रहे हैं आप लोग, घर क्यों? भूकंप का कारण से वो सुरक्षा रहने के लिए यहाँ रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमको डर लगता है, तो घर पे नहीं रह रहते, इधर ही आके रहते हैं। खेल के इस मैदान में हजारों लोगों ने पिछले कई दिनों से शरण ले रखी है। लोग खुले आकाश के नीचे तंबुओं में रह रहे हैं और ये तंबू ही कई दिनों से इनका घर बने हुए हैं। जाहिर तौर पर इस तरह के जितने कैंप्स हैं वहां पर छुटपुट बीमारियां भी जो है वो फैल रही हैं और उसकी आशंका भी है, और इसलिए ये बीमारियां ना फैले, लोग यहाँ पर जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं उनका लोगों का ठीक से इलाज हो पाए, इसलिए इस तरह के जो तमाम कैंप्स है यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट अब पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर नेपाल सरकार की ओर से, हॉस्पिटल्स की ओर से और जो दूसरी तमाम एजेंसियाँ उनकी तरफ से यहाँ पर कैंप्स बना दिए गए हैं, मेडिकल कैंप्स बना दिए गए हैं। When we came here, there were different organizations, different INGOs and NGOs who were willing to give us medicines so that we could give out to the patients. So that is a really good thing, and they have brought some masks also, water also. They are providing us to give out to the patients. धीरे धीरे ही सही पर लोगों तक मदद पहुंचने लगी है, मेडिकल एड लोगों तक पहुंच रही है और भी जो तमाम तरह की मदद है वो लोगों तक पहुंचने लगी है और उसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। लोग अब थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, सामान्य उनकी जिंदगी धीरे धीरे हो रही है। मुश्किलें कितनी भी हों, दुश्वारियां कितनी भी हो, पर जिंदगी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती है और ये हमें ये छोटे छोटे बच्चे सिखा रहे हैं। इन बच्चों के खुद के घर टूट गए हैं, ये बच्चे खुद बेघर हो चुके हैं और इन टेंटों में रह रहे हैं। इस पपी को चोट लगी थी, ये बच्चे इस कुत्ते को ले आए, इसको छोटा सा घर दिया, इसको खाना देते हैं, इसको पाल रहे हैं और इसका नाम रखा है ब्लैकी। ये जिंदगी जीने का जज्बा हमें इन बच्चों से मिलता है। भूकंप ने काठमांडू में तो कहर बरपाया ही, लेकिन नेपाल के गांवों के हालात काठमांडू से कहीं ज्यादा बुरे हैं। हजारों की संख्या में लोग आज भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आज भी उस मलबे में दबे पड़े हुए हैं जो 25 अप्रैल को नेपाल में आया था। उनके सभी मकान मिट्टी में मिल गए और उनके खाने की चीजें भी मकान के साथ
मिट्टी में मिल गई। उनके खेतों में फसल तैयार खड़ी है, लेकिन उसे काटने की फुर्सत नहीं, क्योंकि सिर छुपाने के लिए आसरा पहली जरूरत है। इस समय हम काठमांडू के शांखू विलेज में हैं। ये वो गांव है जहां 200 से ज़्यादा जो मकान है वो डैमेज हो गए हैं। पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो गांव है वो भूकंप की भेंट चढ़ गया। हम बताते हैं शांखू शाली नदी के किनारे स्थित है और मकर संक्रांति के समय यहाँ नेपाल के अंदर 1 महीने इस गांव के पास मेला लगता है। बड़ी फेमस जगह है ये और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा जो गाँव है वो वीरान है। यहाँ पर कितने लोग की डेथ हो गई यहाँ पे, और क्या अभी और भी लोग हैं यहाँ? और भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ पर भी लोग हैं। अभी तक निकलना नहीं पाया, अभी तक है वहाँ पे, अभी तक निकल नहीं पाया। यहाँ पे 73 तो डेथ हो चुका है। अभी भी जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। नेपाल आर्मी के जो लोग हैं वो इस इलाके में रेस्क्यू कर रहे हैं, पूरे के पूरे इलाके में, और कई सारी डेड बॉडी हैं वो अभी भी यहाँ पर फंसे होने की उम्मीद है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पूरे के पूरे इलाके में बदबू है और 6वां दिन है आज, और कोशिश की जा रही है कि उसको निकाल लिया जाए जो डेड बॉडी यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा रामपुर एक गांव है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कच्चे मकान हैं वो इस भूकंप की भेंट चढ़ गए। यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। हालत ये है कि खेतों में जो फसल है वो तैयार है, लेकिन इन्हें चिंता अपने सिर छुपाने की है। हालत ये है कि ये अपने घर की चिंता करें या अपनी फसल की चिंता करें। कुदरत के कहर के आगे इंसान अक्सर बेबस और लाचार दिखाई देता है, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है, जिंदगी कभी थमती नहीं है। कहते हैं कि जीवन की यही रीत है, हार के बाद जीत है, हार के बाद जीत है और मौत के बाद जिंदगी है। नेपाल एक बार फिर से उठ खड़ा होने के लिए तैयार है। नेपाल एक बार फिर से जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और ऐसी कहानियां हमें पूरे नेपाल में चप्पे चप्पे पे बिखरी हुई नजर आईं। प्रकृति ने नेपाल में भले ही भीषण तांडव बरपाया हो, लेकिन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की भक्तापुर के एक परिवार ने। इस परिवार में 2 भाइयों के बीच एक ही लड़का है, जिसकी शादी भूकंप से पहले ही ठीक हो चुकी थी। दोनों परिवारों के बीच शादी की तिथि तय हो गई, लेकिन शनिवार को आए भूकंप के बाद दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। गांव में दुख का माहौल था, लेकिन गम के इस माहौल में भी दोनों परिवारों के लोगों ने शादी पहले से तय तारीख को करने का फैसला किया। आपको पता ही है, नेपाल में बैसाख 12 से इधर भूकंप चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग मर चुके हैं और नेपाल अब इसी अवस्था में है कि लोगों को जीने की आस ही नहीं है। लेकिन इस परिस्थिति में मैंने अभी शादी की है, क्योंकि मुझे जीना है। और मुझे लगता है कि जिंदगी में हर एक की जिंदगी में दुख और पीड़ा आती है, उससे हमको लड़ना पड़ता है। हमें उससे भागना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इससे शादी की। आज खुशी का माहौल है। 2 भाई है, 2 भाई का बीच में एक ही लड़का है। ये लड़का का शादी आज का दिन तय किया था, तो ये तस नस हो गया। तो उसका पिताजी का मन था नहीं करने का आज का दिन, तो बेटा नहीं माना, मैं आज करके लाऊंगा। भूकंप की इस त्रासदी ने गांव के अधिकांश घरों को भले ही जमींदोज कर दिया हो, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा है। जिंदगी में अगर दुख है, आंसू है, गम है, तो हर गम के बाद जिंदगी खुशी लेकर भी आती है, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है। हर दुख और हर गम के बाद एक बार फिर से खुशी लौट कर आती है और जिंदगी इसी तरह से जी जाती है। भक्तापुर के इस गांव में आकर हमें इसी बात का एहसास हुआ। इस वक्त जबकि पूरा नेपाल आंसुओं में डूबा है, भक्तापुर के इस गाँव ने हिम्मत दिखाई और इस घर में, इस परिवार में एक डोली अभी आई है, एक दुल्हन अभी यहाँ पर आई है, और पूरे गाँव को और इस परिवार को उम्मीद है कि ये दुल्हन लक्ष्मी की तरह साबित होगी, न सिर्फ इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए, बल्कि पूरे नेपाल के लिए। तो देखा आपने नेपाल किस तरह इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल के लोगों की मुश्किलें कम अभी भी नहीं हुई हैं। मुश्किलें हमारी टीम के लिए भी बहुत थी।
25 तारीख को भूकंप आया और 26 तारीख को हमारी टीम काठमांडू पहुंच चुकी थी। मैं और मेरे सभी सहयोगी हमारे रिपोर्टर नीरज सिंह, हमारे रिपोर्टर गौतम रॉय और हमारे दोनों कैमरा पर्सन आनंद प्रकाश और राजेश रिक्की की कोशिश यही रही कि नेपाल के दुख, नेपाल की पीड़ा और नेपाल के हिम्मत और हौसले की तमाम कहानियां हम आप तक पहुंचा पाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर यही कहेंगे कि भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद नेपाल पर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जाउँ साथी गाउँ घर बचाउन, जाउँ है हामी नेपाली जोगाउन हाम्रै गाउँ घर। जाउँ साथी गाउँ घर बचाउन, जाउँ है हामी नेपाली जोगाउन हाम्रै गाउँ घरमा। जाउँ साथी जाउँ दाजु गाउँ घर जोगाउन। ओ जाउँ साथी जाउँ दाजु गाउँ घर जोगाउन। ओ नेपाली भई नेपालीलाई मद्दत गराउन। ओ नेपाली भई नेपालीलाई मद्दत पुर्याउन।